नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खास पेशकश में आपका स्वागत है। संगम में डुबकी, विरोधियों पर प्रहार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ भी माघ मेला पहुंचे और संगम स्नान किया। सीएम योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही संगम में डुबकी लगाएगा। बहुत दिव्य जल है, आज से 10 साल पहले ऐसा मिलता था क्या? अगर कोई राम भक्त सत्ता में रहता है तो ऐसा अवसर मिलता है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। यह है सनातन आस्था, और इस सनातन आस्था को मजबूती देने के डबल इंजन की सरकारी आपके साथ खड़ी है, और बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने नहीं देंगे। कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने देना है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए, और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, मुख्यमंत्री योगी ने आस्था की डुबकी लगाई है और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने वहां पर संगम में जो है उनके द्वारा स्नान किया गया। उसके बाद जो है मीडिया के सामने मुखाते हुए सबसे जब जो चर्चा का विषय है, जिस प्रकार से सबसे पहले उन्होंने बटों के कटों के को लेकर के एक बार फिर उन्होंने एक मीडिया के सामने से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की। उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि अगर आप बटते हो तो बंगाल देश जैसी स्थिति जो है अपने देश में भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ये जो एक स्पीच थी मुख्यमंत्री की, ये सबसे बड़ी सवाल था, और इसी सवाल के अंतर्गत प्रदेश की जनता को एक मैसेज भी था। वहीं पर अगर दूसरे बिंदुओं की बात की जाए, इस नारे के साथ या इस स्लोगन को कहने के बाद, उसके बाद उन्होंने ऐप की बात की। मेला में जो उनके द्वारा जो है ऐप का जो ओपनिंग की गई, ऐप के जरिए उनका साफ तौर से कहना रहा कि संतों को और श्रद्धालु जो वहां पर माघ मेले में पहुंच रहे हैं, तो ऐप जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है वो उनके लिए काफी सुविधाजनक है, उनके लिए बहुत ही सहायता का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने घाट के विस्तार और स्वच्छता और शीतलहर, तीन और बिंदुओं पर उनके द्वारा जो है मीडिया के सामने मुखातिब होकर के साफ तौर से ये कहा गया कि घाट का विस्तार किया जाए, साथ ही साथ जो वहां की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, साथ ही शीतलहर का जो इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, इसके बचाव के लिए जो है अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को जो है उनके द्वारा निर्देश दिए गए। किसी प्रकार से जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको शीतलहर की वजह से उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये आदेश दिया।
और वहीं पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौष पूर्णिमा पर उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि श्रद्धालुओं की संख्या इस दिन काफी संख्या में होगी। इस पर भी ध्यान दिया जाए, किसी प्रकार से सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के, शीतलहर को लेकर के स्वच्छता का अहम बिंदु रहा। साथ ही साथ जो आज के समय में जिस प्रकार का जो शुरुआती दौर में जो मैंने आपसे बताया कि बंगाल जैसी स्थिति जो है, अगर आप बचते हैं तो ये स्थिति वैसी बनेगी, तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी विपक्षी दलों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि आज मुख्यमंत्री की जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो पीसी थी, इस पर जब सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर से कहना था उनके ये डायलॉग कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो ये उन्होंने इस बात पर कोई कटाक्ष नहीं किया, इतना ही कह करके उन्होंने इस बात को खत्म कर दिया। हालांकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आज सुबह ही प्रयागराज पहुंच गए थे और उनके द्वारा जो है स्नान किया गया, स्नान के साथ साथ जो है मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत सारे निर्देश जारी किए हैं। और सबसे अहम बिंदु जो है बताया कि कटने और बांग्लादेश जैसी स्थिति की बात, बाकी विस्तार, स्वच्छता और शीतलहर को लेकर उनके द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार को श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा समीक्षा पूरी मेले की समीक्षा भी की गई। नाव से जो है पूरे वहां पर उनके द्वारा पूरा वहां पर जायजा लिया गया कि कोई खामियां, कोई कमियां तो नहीं है। तो हर पहलू पर मुख्यमंत्री ने पहुंच करके इस प्रकार के बयान भी दिए और साथ साथ वहां का पूरा निरीक्षण भी किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप क्यों है, सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसको लेकर भी अपनी बात रखी। और आगे बढ़ते हैं। मेरठ कांड रोके जाने पर भड़के सपा नेता। मेरठ जनपद के कपसाड़ गांव में दलित युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए गांव जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें परतापुर टोल प्लाजा पर रोक लिया और उनके साथ सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी मौजूद थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर सपा नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और पीड़ित परिवार के गांव नहीं जाने दिए जाने से नाराज सपा नेताओं ने वहीं धरना शुरू कर दिया। तो पीड़ित परिवार से मिलने पर रोक क्यों, सपा नेताओं पर पुलिस पर यह आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी के नेता। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ कांड को लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है। तो मेरठ से खबर है, पीड़ित परिवार से मिलने पर रोक क्यों, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। और राजू शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। राजू, मेरठ कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए मेरठ के सरदना इलाके के कपसाड़ गांव में एक महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले में अब लगातार जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर भीम आदमी आजाद समाज पार्टी की बात हो, तमाम जो नेता है वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं। इसलिए आज
तमाम जो पार्टी के नेता थे यहाँ मेरठ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के जो चक्रव्यूह था सुरक्षा का उसको भेदने में कहीं ना कहीं तमाम है वो कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो पुलिस प्रशासन पर भी लगाए हैं। कहा है कि जितनी सुरक्षा लोगों को रोकने के लिए लगा रही है, अगर पुलिस उतनी ही सुरक्षा आरोपी को गिरफ्तार करने में लगाती तो बच्ची सकुशल पीड़ित परिवार के पास तक पहुंच जाती और आरोपी सलाखों के पीछे होते। पुलिस फोर्स भी लगातार जो आरोपी है राजू, क्या पुलिस अब तक आरोपी के बारे में कुछ पता लगा पाई है? हाँ, पुलिस की गश्ती में लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी पुलिस के 48 घंटे बीतने के बाद भी हाथ खाली है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो बेटी है ठीक है जिसका अपहरण किया गया था उसको भी सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 48 घंटे बीतने के बाद भी 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और राम जन्मभूमि मंदिर के हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया। राम मंदिर परिसर के भीतर एक कश्मीरी युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में नमाज पढ़ने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की टीमें युवक से गहन पूछताछ कर रही। मिला जानकारी के अनुसार कश्मीरी वेशभूषा में एक युवक मंदिर की गेट संख्या D1 से परिसर के भीतर दाखिल हुआ था और बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद वे सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। आरोपी की पहचान अबू अहमद शेख के रूप में हुई। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मीडिया और शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर शिकंजा कसा गया है नमाज पढ़ने के दौरान, क्या जानकारी आपके पास है और क्या कुछ पता लग पाया है इस युवक के बारे में? मामले में जो व्यक्ति है वो सुबह राम मंदिर में प्रवेश करता है। D1 जो गेट है उसके तरफ से राम मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वहां पर राम मंदिर में जो सीता रसोई का प्रांगण है दक्षिणी परकोटे के पास, उसके पास वो नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वहां पर जो लोग हैं वो उनकी निगाह पड़ती है और उनकी निगाह पड़ने के बाद फिर सूचना दी जाती है और सुरक्षा के जो तमाम वहां पर सुरक्षा कर्मी हैं उनके द्वारा हिरासत में लिया जाता है। अभी उसे थाना राम जन्मभूमि ले जाया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, पूछताछ जारी है, लेकिन जिला प्रशासन अभी इस पर कुछ भी बोलने इनकार कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं आया है। ये पूरा जो मामला था वो दक्षिणी परकोटे पर में था, क्योंकि वो दक्षिणी जो परकोटा है वो बेहद ही संवेदनशील स्थान है। कम से कम 3 से 4 लेयर की वहां पर सिक्योरिटी रहती है और उसके बाद कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो इस सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक भी कही जा सकती है कि कैसे कोई व्यक्ति विशेष वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, उसके साथ एक धर्म विशेष के नारे भी लगाता है। तो ऐसे में जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा एसपी है राम मंदिर सुरक्षा के को लेकर, उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरीके से। जी शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो नमाज पढ़ने की कोशिश में युवक को हिरासत में लिया है, फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे बीजेपी पर अखिलेश के तीखे वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्य रूप से आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और भाजपा की नीतियों की आलोचना और जनता के लिए कुछ बड़े वादों पर ध्यान केंद्रित किया। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर विकास का मॉडल कैसा होगा।
में इनकम टैक्स, जहां खुलेआम कोडीन वाले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी या वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर उन्हें वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आज ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मनीष, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ खास रहा, बताएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अखिलेश यादव के द्वारा जो है आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए और सबसे पहले तो उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान पर चर्चा की जिस पर उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट जो लाया गया उससे पहले जो है मुख्यमंत्री को कैसे ये मालूम हो गया कि 4 करोड़ नाम कटने वाले। तो सबसे बड़ा सवाल जो है मुख्यमंत्री के ऊपर उनके द्वारा उठाया गया और वो साथ ही उनका ये कहना रहा कि भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग और ये सब मिल करके जो है उत्तर प्रदेश में जो है एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो है वोट में हेराफेरी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो सवाल था कि अभी तक उन्होंने कहा कि जो मेरे बीएलए है, बीएलए के जरिए जो है अभी तक जो प्रक्रिया चली है वो निष्पक्ष चली है, लेकिन अब आगे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें कोई ना कोई खेल करना चाहती है। सरकार इसमें अधिकारियों से मिल करके जो है पूरी तरीके से इसमें खेल करने की बात उनके द्वारा कही गई। उनके द्वारा साफ तौर से ये भी कहा गया कि हमने अपने बीएलए को, सभी बीएलए को आदेश दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है और एक फॉर्मेट बना करके एफआईआर का उनको पहले से ही दे दिया गया है कि अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि 2-2 वोटर बनाए जा रहे हैं या कहीं पर धांधली देखने को मिलती है तो तत्काल प्रभाव से एफआईआर कराया जाए। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हमारी एफआईआर नहीं होती तो हम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं, हम आखिरी हमारा कदम जो होगा वो कोर्ट होगा। अगर जिस प्रकार से 4 करोड़ वोट कटने को लेकर के उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जिस प्रकार से 1,72,00,000 जो जिस पर अभी तक कोई भी बात जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं की गई, लेकिन जो हमारे पास उनका कहना है कि हमारे पास जो लिस्ट भेजी गई तो उसमें जो ये दिखाया गया कि एक उनकी आईडी जो है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से जो है उनको 1,72,00,000 जो उनके अभी तक जो आंकड़ा तो 27 के लिए जनता से वादे की। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और आगे बढ़ते, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी ने सियासी हलचल तेज कर दी। राज्य सरकार ने इसे चुनावी समय में विपक्ष को निशाना बनाने की कार्रवाई बताया, जबकि दूसरी ओर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार उसकी जांच और तलाशी अभियान में दखल दे रही है और काम में बाधा डाल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पश्चिम बंगाल बनाम ईडी विवाद। खबर हमीरपुर से। पक्की सड़क की मांग को लेकर मौधा ब्लॉक के परसदवा घेरे के ग्रामीण एक बार फिर धरने पर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन उन्हें सड़क निर्माण का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
बीते कुछ समय पहले इसी गांव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक ससुर अपनी 9 माह की गर्भवती बहू को बैलगाड़ी में बैठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में पक्की सड़क बनवाने का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ। वादा पूरा न होने से ग्रामीण नाराज है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ये रोड की समस्या है, हम लोगों को रोड चाहिए। रोड की वजह से हमको बहुत दिक्कत यहाँ मिल रही है, नहीं हम लोग आ जा पा रहे हैं, कहीं जाने की बड़ी दिक्कत है। कैसी समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो ऐसी हो रही है, डिलीवरी के टाइम पे हमारी महिलाओं नहीं पहुँच रही, शादी ब्याह के टाइम पे हमारी बेटियों बहनों की शादी होने के टाइम पे सर बारिश हो जाए तो नहीं तो शादी हो पाती है। हम अनशन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है और आती है झूठे वादे देकर चली जाती है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है मिट्टी डलवा के हमको पक्की सड़क चाहिए। कितने दिनों से अनशन पे? हम यहाँ से आज से 5वां दिन है। रात भर अनशन पे बैठते हैं आप? रात भर बैठते हैं हम लोग और दिन में भी। सर, हम लोग सड़क की मांग के लिए निरंतर 2019 से लगातार संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते चले आए। जब किसी ने हमारी बिल्कुल सुध नहीं ली है, तब मजबूर होकर के हम अनशन में बैठे हुए। उस समय पहले भी एक मामला हुआ था गांव में, क्या कुछ हुआ था? वो मामला सर ऐसा था कि रेशमा नाम की महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उनके ससुर मजबूर होकर के बैलगाड़ी में लादकर बहू को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ना ही तो 100 नंबर की गाड़ी आ सकती। रोड के बिना बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे बहुत परेशानी है। रोड के बिना हमारा कुछ नहीं काम होता है, नहीं हमारे बच्चों पर, नहीं हमारी तो मुसीबत झेल गई है पे, लेकिन हमारे बच्चों को मुसीबत नहीं। अब हम अपने आप अनशन में बैठ गए हैं आवाज़ अपने दम से कि हमारी रोड की मांग सुनाई करे सरकार। हमें रोड चाहिए, पक्की रोड डामर की चाहिए। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का